नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, आज हम फिराक गोरखपुरी जी की रचना गज़ल पढ़ने जा रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं। तो पहली गज़ल की तरफ ध्यान दीजिए। नौ रस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक गृहें खोले हैं, या उड़ जाने को रंगो बू गुलशन में पर तोले हैं। इस गज़ल में शायर ने वसंत ऋतु का वर्णन किया है कि वसंत ऋतु में किस प्रकार का जो है वो प्रकृति, किस प्रकार की प्रकृति होती है, उसका वर्णन किया है। तो उसकी तरफ ध्यान दीजिए। नौ रस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक गृहें खोले हैं। नौ रस का मतलब यहाँ पर हुआ नए रस से युक्त, और गुंचे यहाँ पर जो है वो कलियों को कहा गया है। और पंखड़ियाँ यानी जो कलियों की जो क्या होती हैं, पंखुड़ियाँ होती हैं, उनकी नाजुक गृहें खुल रही हैं। तो कहने का मतलब ये है कि नौ रस गूंचे पंखड़ियों की नाजुक गृहें खोले हैं। नए रस से युक्त जो कलियां हैं वो अपनी नाजुक पंखुड़ियों को खोल रही है। कहने का मतलब ये है, इसका दूसरा तात्पर्य यह है कि जो कली है वो फूल बनने की तरफ अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। यानी कली जो है वो फूल बनने की तरफ आगे बढ़ रही है, यानी कली जो है वो फूल बनने के लिए तैयार हो रही है। नौ रस, नए रस से युक्त, जो अभी नया पराग है जिनके अंदर ऐसी कलियां, नौ रस, नए रस से युक्त जो क्या है, गुचे यहाँ पर किसको कहा गया है, कलियों को कहा गया है। तो नए रस से युक्त जो कलियां हैं वो अपनी नाजुक पंखुड़ियों की कलहों को, गिरहों को, गिरह यहाँ पर जो है गांठों को बोला गया है। तो नए रस से युक्त जो कलियां हैं वो अपनी नाजुक पंखुड़ियों की गांठें खोल रही है। कहने का मतलब ये है कि जो कली है वो फूल बनने की तरफ अग्रसर हो रही है, आगे बढ़ रही है। या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं। और शायर कहता है उन कलियों को देख करके ऐसा लगता है कि वो अपने रंग को और अपनी सुगंध को, रंगोबू, अपने रंग को और अपनी सुगंध को संपूर्ण गुलशन में, संपूर्ण बाग में, संपूर्ण बगीचे में बिखेर देने के लिए जैसे तैयार हो रही होगी। यानी जो कलियां हैं वो फूल बनने की तरफ जो है बिल्कुल तैयार हो रही हैं, फूल बनने के लिए वो बिल्कुल तैयार हैं। तो उसे देख करके शायर के मन में कल्पना जागती है कि जो नए रस से युक्त जो कलियां हैं वो अपनी नाजुक पंखुड़ियों को खोल रहे हैं। और ऐसा लगता है कि या उड़ जाने को रंगोबू गुलशन में पर तोले हैं, कि जैसे वो अपने रंग को और अपनी सुगंध को संपूर्ण वातावरण में बिखेर देने के लिए बिल्कुल तैयार हो। दूसरी गज़ल की तरफ ध्यान दीजिए। तारे आंखें झपकावे हैं, जर्रा जर्रा सोए हैं, तुम भी सुनो ओ यारा, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। तारे आंखें झपकावे हैं। इस गज़ल में शायर ने रात्रि का वर्णन किया है कि जो रात्रि का प्रभाव है वो संपूर्ण वातावरण पर बिल्कुल छा गया है, और उसका प्रभाव स्पष्ट दिखाई देने लगा है कि तारे आंखें झपकावे हैं। अब तो इतनी रात हो गई है कि तारों ने भी आंखें झपकाना शुरू कर दिया है। जर्रा जर्रा सोए हैं, इस सृष्टि का कण कण सोता हुआ नजर आ रहा है। तुम भी सुनो ओ यारा, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। सब में सन्नाटे, सब शब्द का अर्थ यहाँ पर जो है वो रात्रि से है, कि रात्रि में सन्नाटे कुछ बोल रहे हैं। यानी किसी प्रेमी की हृदय की जो पीड़ा है वो रात्रि में मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही है। और तुम भी सुनो ओ यारा, वो अपने मित्रों को संबोधित करते हुए कह रहे हैं कि तुम भी सुनो ओ यारा, यानी किसी प्रेमी हृदय की जो पीड़ा है वो रात्रि में जब जो है बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो वो स्पष्ट सुनाई देती है। और शायर को वो पीड़ा स्पष्ट सुनाई दे रही है, तो वो कह रहा है कि तुम भी सुनो, मुझे तो सुनाई दे रही है वो प्रेमी हृदय की पीड़ा, तुम भी उसे सुनने की कोशिश करो। कि ऐसे आलम में कि जब जो है तारों ने भी आंखें झपकाना शुरू कर दिया है। कहने का मतलब है जब घोर रात्रि हो गई है और जर्रा जर्रा सोए हैं, और जब सृष्टि का एक एक कण जो है वो सोता हुआ नजर आ रहा है। तुम भी सुनो ओ यारा, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। और इस सब में, इस रात्रि में जो सन्नाटे हैं, यानी जो सूनापन है, उसमें जो है क्या सुनाई दे रही है, सब में सन्नाटे कुछ बोले हैं। जो प्रेमी हृदय की पीड़ा है वो मुझे स्पष्ट सुनाई दे रही है, तुम भी उसे सुनने की कोशिश करो। आगे देखिए। हम हो या किस्मत हो, हमारी दोनों को एक ही काम मिला, किस्मत हमको रो लेवे है, हम किस्मत को रो ले हैं।
इसमें शायर कहता है कि चाहे मैं हूँ चाहे मेरी किस्मत हो, दोनों को एक ही काम मिला है जीवन में, और वो क्या मिला है? हताशा, निराशा, उदासी मिली है। हम हो या किस्मत हो, दोनों को एक ही काम मिला है। चाहे मैं हूँ या चाहे मेरी किस्मत हो, दोनों को जीवन में एक ही काम मिला है। और वो काम क्या है? वो शायर के जीवन की चाहे हताशा हो, निराशा हो, उदासी हो, वो ये काम है। किस्मत हमको रो लेवे है, और इस हताशा को, निराशा को, उदासी को देख करके कभी किस्मत हमको देख करके रोती है और कभी हम किस्मत को देख करके रोते हैं। यानी हमारे जीवन में जो दुख है, हमारे जीवन में जो परेशानी है, शायर कहता है कभी तो हम उसको लेकर के रोते हैं, और जो कभी जो है किस्मत वो हमको देख करके रोती है। जो मुझको बदनाम करे हैं, काश वो इतना सोच सकें, मेरा पर्दा खोले हैं या अपना पर्दा खोले हैं। यहाँ पर जो है शायर जो है कुछ लोगों को सावधान करते हुए चेतावनी दे रहा है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, यानी शायर को बदनाम करने की कोशिश का मतलब ये है कि जो शायर की शायरी है, जो उसकी आलोचना करते हैं, उसमें कमियां ढूंढते हैं, उसका वो वर्णन कर रहा है कि जो मुझको बदनाम करे हैं, जो मेरी शायरी को बदनाम करने की कोशिश करते हैं, शायर उनको सावधान करते हुए कह रहा है कि वो ऐसा ना करें, वो इतना सोच लें, वो सावधान हो जाएं। जो मुझको बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं, काश वो इतना सोच लें, वो सावधान हो जाएं, वो ऐसा ना करें, क्योंकि यदि वो ऐसा करेंगे, यानी मेरा पर्दा खोले हैं, वो मुझे बदनाम करने की कोशिश करेंगे या अपना पर्दा खोले हैं, तो मुझे भी ये हक है कि मैं उनको बदनाम करूं। यानी मेरा पर्दा खोले हैं, वो मुझको बदनाम करने की कोशिश करेंगे, तो मेरे पास भी इतनी योग्यता है कि मैं भी उनको बदनाम कर सकता हूं। इसलिए शायर जो है ऐसे लोगों को सावधान करने की कोशिश कर रहा है कि वो जो है मेरी आलोचना करना बंद करें, क्योंकि कमियां जो हैं वो हर इंसान में होती हैं, और कुछ कमियां मेरे अंदर होंगी तो कुछ कमियां दूसरों के अंदर भी होंगी, तो मेरे अंदर भी इतनी योग्यता है कि मैं उनकी कमियों को उजागर कर सकूं, तो वो जो है बेकार में ही जो है मुझे बदनाम करने की कोशिश ना करें। जो मुझको बदनाम करे हैं, जो मेरी शायरी को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, काश वो इतना सोच सकें। शायर जो है उनको सावधान कर रहा है कि काश वो इतना सोच सकें, वो ऐसा ना करे तो उनके लिए अच्छा होगा। मेरा पर्दा खोले हैं, वो मुझे बदनाम कर रहे हैं या मुझे बदनाम करने की कोशिश में वो अपने आप को बदनाम करवाना चाहते हैं, क्योंकि यदि वो मेरी कमियों को दुनिया के सामने, मेरी शायरी में जो कमी है, क्योंकि कमियां जो है वो कहीं ना कहीं हर इंसान के जीवन में होती हैं, तो इसलिए शायर कहते हैं कि वो मेरी कमियों को दुनिया के सामने उजागर करने की कोशिश कर रहे हैं, तो मेरे अंदर भी इतनी योग्यता है कि उनकी शायरी में जो कमी होगी मैं उनको भी जो है दुनिया के सामने उजागर कर सकता हूँ। तो वो मेरा पर्दा खोलने की कोशिश कर रहे हैं, तो मैं उनका पर्दा खोल सकता हूँ, यानी मैं उनकी कमियों को भी दुनिया के सामने उजागर कर सकता हूँ। आगे देखिए, ये कीमत भी अदा करें हम, बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। शायर कहता है कि यदि जो है मुझे अपनी जो प्रेमिका है उसका जो प्रेम मिल जाए, तो तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। यानी तुझे पाने की कोशिश में यदि संसार मुझे जो है दीवाना भी कह दे, तो मैं तुझे पाने के लिए ये कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हूँ, और ये बात मैं पूरे होशो हवास में कह रहा हूँ, पूरे विवेक के साथ में ये बात कह रहा हूँ। ये कीमत भी अदा करे हैं हम, बदुरुस्ती ए होशो हवास, तेरा सौदा करने वाले दीवाना भी होले हैं। यानी यदि तू हमें प्राप्त हो जाए और तुम्हें प्राप्त करने की कोशिश में हमें जो है दीवाना भी होना पड़े, पागल भी होना पड़े, संसार हमें पागल दीवाना नाम भी दे दे, तो ये कीमत भी हम चुकाने के लिए तैयार हैं। तेरा सौदा करने वाले, यानी तुझे पाने की कोशिश में सौदा करना मतलब क्या है कि एक चीज़ का मतलब किसी चीज़ का मतलब आदान प्रदान, सौदा मतलब आदान प्रदान। तो यदि जो है तुझे पाने की कोशिश में मुझे क्या बनना पड़े, मुझे दीवाना बनना पड़े, पागल बनना पड़े, तो मैं वो भी करने के लिए तैयार हूँ। ठीक है, ये कीमत भी अदा करें हम, बदुरुस्ती ए होशो हवास, और ये बात मैं बिल्कुल विवेक के साथ कह रहा हूँ, सोच समझकर कह रहा हूँ कि तेरा सौदा करने वाले, यदि तू हमें प्राप्त हो जाए
और उसके लिए जो है क्या मुझे दीवाना बनना पड़े, पागल भी बनना पड़े, तो मैं ये कीमत भी चुकाने के लिए तैयार हूँ। और ये बात मैं कैसे कह रहा हूँ, बदुरुस्ती ए होशो हवास, बिल्कुल सोच समझ कर कह रहा हूँ, विवेक के साथ मैं ये बात कह रहा हूँ कि जो है तुझे पाने की कोशिश में यदि मुझे दीवाना भी बनना पड़े, मुझे पागल भी बनना पड़े, संसार मुझे दीवाना या पागलपन का नाम भी दे दे, तो ये कीमत भी मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ, ये कीमत भी अदा करें, ये कीमत भी मैं चुकाने के लिए तैयार हूँ। आगे देखिए, तेरे गम का पासे अदब है, कुछ दुनिया का ख्याल भी है, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। शायर कहता है कि जो प्रेमिका ने प्रेम में मुझे दुख दिया है, जो परेशानी दी है, तेरे गम का पासे अदब है, उस गम का, उस दुख का मैं सम्मान करता हूँ। कुछ दुनिया का ख्याल भी है, लेकिन साथ में मुझे दुनिया का ख्याल भी है, दुनिया का ध्यान भी है, इसलिए मैं क्या करता हूँ, उस दुनिया का ख्याल करते हुए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तूने मुझे जो प्रेम में दुख दिया है, प्रेम में मुझे जो तूने गम दिया है, उस गम को मैं क्या करता हूँ, सबसे छिपा के दर्द के मारे, उस प्रेम के दर्द को मैं किसी के सामने प्रकट नहीं करता, सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। मतलब उस गम को छिपाते हुए मैं क्या करता हूँ, चुपके चुपके जो है अपने आंसू बहा लेता हूँ और अपने दुख को बाहर प्रकट कर लेता हूँ। दुनिया के सामने उस दुख को प्रकट नहीं करता, अकेले में उस दुख को मैं प्रकट करता हूँ। तेरे गम का पासे अदब है, तूने मुझे जो प्रेम में दुख दिया है उसका मैं सम्मान करता हूँ, लेकिन साथ में मुझे दुनिया का ख्याल भी है, दुनिया का ध्यान भी है, और इसलिए मैं क्या करता हूँ, दुनिया का ध्यान करते हुए, दुनिया ख्याल करते हुए सबसे छिपा के दर्द के मारे चुपके चुपके रोले हैं। तूने मुझे जो प्रेम में दुख दिया है, उस दुख को मैं सबके सामने प्रकट नहीं करता, बल्कि चुपके चुपके जो है आंसू बहा लेता हूँ, उस गम को, उस दुख को चुपके चुपके प्रकट कर लेता हूँ। आगे देखिए, फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। यहाँ पर शायर कहता है कि हुस्न और इश्क की दुनिया में, हुस्नो इश्क में भी, हुस्न और इश्क की दुनिया में अब भी ये तवाजुन, तवाजुन का अर्थ यहाँ पर है संतुलन, और फितरत मतलब आदत, स्वभाव, फितरत का कायम है, और कायम मतलब बना हुआ है, और आलम शब्द का जो तात्पर्य है मतलब वो है वातावरण से, यानी कौन सा वातावरण, हुस्न और इश्क का जो वातावरण है, जो परिवेश है। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी। शायर कहता है कि हुस्न और इश्क की दुनिया में, यानी सुंदरता और प्रेम की दुनिया में, हुस्न मतलब सुंदरता और इश्क मतलब प्रेम, तो सुंदरता और प्रेम की दुनिया में, आलम मतलब वातावरण, दुनिया, आलम शब्द का यहाँ पर जो है, आलम जो है वातावरण, दुनिया भी है यहाँ पर अर्थ। तो शायर कहता है कि हुस्नो इश्क में भी, सुंदरता और प्रेम की दुनिया में अब भी ये तवाजुन, ये संतुलन कायम है, ये स्वभाव अब भी बना हुआ है। हुस्न और इश्क की दुनिया में ये संतुलन अब भी बना हुआ है। कौन सा संतुलन बना हुआ है कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं, यानी प्रेम में, हुस्न और इश्क की दुनिया में हम जितना ज़्यादा समर्पण करते हैं, जितना ज़्यादा त्याग करते हैं, उतना ही हम जो है अपने प्रेमी या प्रेमिका को पाने में, अपने प्रेम को पाने में हम जो है क्या हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं। फितरत का कायम है तवाजुन आलमे हुस्नो इश्क में भी, प्रेम और सुंदरता की दुनिया में ये संतुलन, ये स्वभाव, ये आदत जो है वो अभी भी बना हुआ है। वो क्या संतुलन बना हुआ है कि उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोले हैं, यानी प्रेम में हम जितना ज़्यादा त्याग करेंगे, जितना ज़्यादा समर्पण करेंगे, उतना ज़्यादा हम प्रेम को पाने में क्या होंगे, सफल होंगे। उसको उतना ही पाते हैं खुद को जितना खोते हैं। खुद को खोने का मतलब यहाँ पर त्याग और समर्पण से है, बलिदान से है। तो जितना हम त्याग करेंगे, जितना हम बलिदान करेंगे, जितना हम समर्पण करेंगे, उतना ही हम किसी के प्रेम को पाने में सफल होंगे। आगे देखिए, आबो ताब अशवार न पूछो तुम भी आंखें रखे हो, ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं।
शायर कहता है कि आबो ताब अशवार न पूछो, कि मेरी शायरी में तुम्हें जो ये चमक दमक दिखाई दे रही है। आबो ताब का मतलब चमक दमक, और अशवार मतलब शायरी, कि शायर जो है वो लोगों को संबोधित करते हुए कह रहा है कि मेरी शायरी में जो तुम्हें ये चमक दमक दिखाई दे रही है, जो इतनी जो है प्रभावशाली मेरी शायरी आपको जो आप पढ़ते हो उसमें जो इतना जो प्रभाव आपको दिखाई दे रहा है, तुम भी आंखें रखे हो मतलब इसमें कोई ना कोई कारण है। ये बिना वजह जो है इतनी अच्छी शायरी नहीं हो पाई है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है। उस कारण को जानने की कोशिश करो, यानी तुम भी आंखें रखे हो का मतलब यह है कि तुम जो है उस कारण को जानने की कोशिश करो कि आबो ताब अशवार ना पूछो, मेरी शायरी में जो तुम्हें इतनी आबो ताब दिखाई देती है, इतनी चमक दमक दिखाई देती है, इतनी प्रभावपूर्ण मेरी शायरी दिखाई देती है, इतनी अच्छी जो मेरी शायरी दिखाई देती है, तुम भी आंखें रखे हो, उसके पीछे कोई ना कोई कारण है, उस कारण को जानने की कोशिश करो। तुम भी आंखें रखे हो का मतलब यहाँ पर है कि तुम भी जो है उस कारण को जानने की कोशिश करो कि मेरी शायरी इतनी बेहतरीन कैसे हो पाई है। ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं। ये जगमग बेतों की दमक है, ये मेरी शायरी की चमक दमक का प्रभाव नहीं है, ये जगमग बेतों की दमक है। जगमग मतलब जगमग का मतलब यहाँ पर हुआ प्रभावपूर्ण शायरी। ये जगमग बेतों की दमक है या हम मोती रोले हैं, यानी ये जो है मेरी प्रभावपूर्ण शायरी का प्रभाव नहीं है, बल्कि ये क्या है, हम मोती रोले हैं, यानी मेरी आंखों से आंसू के रूप में जो मोती गिर रहे हैं ये उसका प्रभाव है। ठीक है, ये उसी का प्रभाव है कि मेरी शायरी इतनी बेहतरीन हो पाई है। कहने का मतलब है कि मेरे हृदय में जो है वो कोई ना कोई पीड़ा है, कोई ना कोई कष्ट है जो शायरी के रूप में प्रकट हुआ है। तुम उस कष्ट को जानने की कोशिश करो। ये जो है मेरी शायरी इतनी बेहतरीन हो पाई है, इसके पीछे कोई ना कोई कारण है, इसलिए अपनी आंखें खोल कर देखो, जो है बेवजह मेरी तारीफ मत करो, पहले मेरे दर्द को, मेरे दुख को समझने की कोशिश करो, उसके बाद मुझसे बात करना। आबो ताब अशवार न पूछो, तुम भी आंखें रखे हो, कि मेरी शायरी में जो आपको इतना प्रभाव दिखाई दे रहा है उसके पीछे कोई ना कोई कारण है। ये जगमग बेतों की दमक है, ये मेरी शायरी का जो है सामान्य प्रभाव नहीं है, बल्कि मेरी आंखों से आंसू के रूप में जो मोती गिर रहे हैं, यानी जो मेरे हृदय की पीड़ा जो है वो शब्दों के माध्यम से जो प्रकट हो रही है, यही कारण है कि मेरी शायरी इतनी बेहतरीन हो पाई है। यदि मेरे हृदय में जो है किसी की कोई पीड़ा नहीं होती, कोई कष्ट नहीं होता, कोई तकलीफ़ नहीं होती, तो मेरी शायरी भी इतनी बेहतरीन नहीं हो पाती। मेरी शायरी अगर इतनी बेहतरीन हो पाई है तो उसके पीछे एकमात्र ये कारण है कि मेरे हृदय में जो है कोई ना कोई कष्ट है, कोई ना कोई पीड़ा है, कोई ना कोई तकलीफ़ है, जो है शायरी इतनी बेहतरीन शायरी के माध्यम से बाहर जो है वो प्रकट हो रही है। आगे देखिए, ऐसे में तू याद आए है अंजुमने में रिंदों को, रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनहा जग खोले हैं। शायर कहता है कि जैसे अंजुमने में शराब की महफिल में जाने पर शराबियों को जिस प्रकार से शराब की याद आती है, मदिरा की याद आती है, अंजुमने मैं का अर्थ तो यहाँ पर जो है मदिरा से है, शराब से है, और रिंदों यहाँ पर जो है वो शराबियों को बोला गया है, और अंजुमन मतलब महफिल, मैखाना। तो जिस प्रकार से शराब की महफिल में जाने पर शराबियों को किसकी याद आती है, शराब की याद आती है। रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनहा जग खोले हैं। ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमने में रिंदों को, जिस प्रकार से शराब की महफिल में जाने पर शराबियों को शराब की याद आती है, उसी प्रकार से जो है मुझे भी जो है किसकी याद आ रही है, अपनी प्रेमिका की याद आ रही है। ऐसे में तो याद आए हैं, ऐसे में तो याद आए हैं अंजुमने में रिंदों को, जिस प्रकार से शायर जो है यहाँ पर तुलना कर रहा है कि जिस प्रकार से शराब की महफिल में जाने पर शराबियों को केवल शराब की याद आती है, ऐसे ही जो है मुझे भी तुम्हारी याद हमेशा सताती है। रात गए गर्दू पे फरिश्ते बाबे गुनहा जग खोले हैं। या फिर तुम मुझे कैसे याद आती हो कि आधी रात के समय, आधी रात के बीच जाने पर गर्दू का मतलब यहाँ पर जो है वो आकाश, आसमान से है, और फरिश्ते यहाँ पर जैसे देवदूत को कहा गया है। बाबे गुनाह यानी संसार के पापों का
जो अध्याय है जग खोलें उसको खोलने वाले, बाबे गुनाह संसार के पापों का अध्याय, बाबे गुनाह का यहाँ पर मतलब है संसार के पापों का अध्याय। तो यहाँ पर शायर कहता है कि एक तो मुझे तो ऐसे याद आती है जैसे शराब की महफिल में जाने पर शराबियों को शराब की याद आती है, और दूसरे तो मुझे कैसे याद आती है कि आधी रात के बीच जाने पर जब जो है देवदूत क्या करते हैं, संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, संसार के गुनाहों का अध्याय खोलते हैं, ऐसे में तो मुझे याद आती है। एक तो जैसे शराब की महफिल में जाने पर शराबियों को शराब की याद आती है, ऐसे ही मुझे तो याद आती है। और दूसरे मुझे तो कैसे याद आती है, आधी रात के समय जब क्या होता है, फरिश्ते जो हैं, देवदूत जो हैं, वो संसार के पापों का अध्याय खोलते हैं, उस समय में भी मुझे तो याद आती है। सदके फिराक एजाजे सुखन कैसे उड़ा लिए आवाज़, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। ये अंतिम जो है गज़ल की तरफ ध्यान दीजिए। सदके फिराक, जो लोग हैं वो फिराक गोरखपुरी की जो रचनाएं हैं, जो उनकी शायरी हैं, उसकी तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि सदके हम जो हैं आपके ऊपर बिल्कुल न्यौछावर हो रहे हैं। एजाजे सुखन कैसे उड़ा लिए आवाज़, एजाजे सुखन का मतलब यहाँ पर हुआ बेहतरीन काव्य, बेहतरीन रचना, सुंदर रचना, कैसे उड़ा लिए आवाज़। लोग जो हैं फिराक गोरखपुरी की शायरी की तारीफ़ करते हुए कहते हैं कि सदके फिराक बहुत अच्छा, एजाजे सुखन इतना बेहतरीन काव्य, इतना बेहतरीन साहित्य, इतनी बेहतरीन शायरी आपने कैसे सीख ली, कहाँ कैसे उड़ा लिए आवाज़, इतना बेहतरीन काव्य आपने कहाँ से सीख लिया। इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। लोग कहते हैं कि जब जो है फिराक गोरखपुरी की शायरी को पढ़ते हैं, इन गज़लों के पर्दों में यानी आपकी जो गज़ल हैं उनके शब्दों में हमें किसकी याद आती है, मीर की गज़लें बोले हैं। मीर नाम क्या जो एक और शायर हुआ है, वो जो है फिराक गोरखपुरी से भी काफ़ी प्रसिद्ध हुआ है। तो लोग जो है उससे तुलना कर रहे हैं कि इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं, कि जिस प्रकार से बेहतरीन काव्य जो है तुम रच रहे हो, बेहतरीन शायरी तुम जो है वो कर रहे हो, इसी प्रकार की बेहतरीन शायरी कौन किया करता है, मीर किया करता है। तो तुम्हारी गज़लों के पर्दों में यानी तुम्हारे गज़ल के शब्दों में हमें किसकी याद आती है, मीर नाम के शायर की याद आती है, क्योंकि वो भी जो है इतना ही बेहतरीन शायर है और वो भी जो है इस प्रकार से बेहतरीन शायरी किया करता है। तो जो है फिराक गोरखपुरी कहने कि लोग जो है मेरी रचनाओं की तारीफ़ करते हुए मेरे बारे में ऐसा बोलते हैं कि सदके फिराक एजाजे सुखन कैसे उड़ा लिए आवाज़, कि तुमने जो है इतना बेहतरीन काव्य रचना कैसे सीख लिया, इन गज़लों के पर्दों में तो मीर की गज़लें बोले हैं। यानी तुम्हारी जो शायरी है और उस शायरी में जिस प्रकार के शब्दों का, पर्दों का मतलब यहाँ पर शब्द से है कि अपनी शायरी में, अपनी गज़लों में तुम जिस प्रकार के शब्दों का प्रयोग करते हो, उस प्रकार के शब्द जो है वो किसकी शायरी में देखने को मिलते हैं, मीर की शायरी में, मीर नाम के शायर की शायरी में इस प्रकार के शब्द जो है वो देखने को मिलते हैं। तो मीर की गज़लें बोले हैं, यानी तुम्हारी शायरी बिल्कुल वैसी ही है जैसी किसकी शायरी है, मीर की शायरी है, यानी तुम जो है अब उसके बराबर के शायर हो गए हो। तो आज जो है आपका ये पाठ जो है समाप्त हो गया है। आगे जो है नए पाठ के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।